हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जूही और मैं सुन के पढ़ो चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं चीज़ों को, हिस्ट्री को आपको सुनाऊँ ताकि आप इसको किसी भी कैजुअल टाइम में सुन सकें और सुन के इसे लर्न कर सकें। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक फिर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के साथ। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। ये कबीले के तुर्क थे और ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज जो हैं वो तुर्किस्तान के आदिवासी थे, जो बहुत समय पहले ही भारत में आके बस गए थे और दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ अलग अलग पदों पर नौकरी कर रहे थे। फिरोज़ खिलजी के जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, फिरोज़ खिलजी ये दिल्ली की सेना में ही कार्य कर रहे थे, परंतु अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता के बल पर ये उस समय के शासक कैकुबाद के समय में शाही अंगरक्षक के पद तक पहुंच गए थे। कुछ समय के बाद इनकी योग्यता के देखते हुए इनको समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और इन्हीं के कैकुबाद के शासनकाल में जब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो इन्होंने फिरोज खिलजी ने अपने साहस का परिचय देते हुए उनको वापस लौटने पर बाध्य कर दिया था और अपने सफल सैनिक और शासक की हैसियत से इन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि की थी। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि कैकुबाद को लकवा मार देता है। इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए कैकुबाद के शासनकाल के समय में जो भी लोग थे वो एक बच्चे को कायूमर्स को लाते हैं और उसे राजगद्दी पर बिठाने का प्रयत्न करते हैं। फिरोज़ भी इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा था कि फिरोज़ को हटाकर उस बच्चे कायूमर्स को शासन के गद्दी पे लाया जाए, फिरोज़ इन सब षड्यंत्रों का खात्मा करते हैं और कैकुबाद एज वेल एज कायूमर्स को मरवा देते हैं 1290 में और कीलूगढ़ी के महल में एक सार्वजनिक समारोह में सिंहासन ग्रहण करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो फिरोज़ खिलजी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे। हाँ ठीक है, उन्होंने कायूमर्स और कैकुबाद को मरवाया था, बट ऐसा पहले होता था। शासन करने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या करते थे और फिर शासन करते थे। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, योग्य शासन का और जो भी हो। सुल्तान को मीन्स की फिरोज़ खिलजी को धीरे धीरे अपने विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त होने लगता है और वो चाहते थे कि वो सबको लेकर चले। इसी कारण उन्होंने बलबन के समय में जो भी उच्च तुर्क के पदाधिकारी थे उन सबको अपने पद पर ही रहने दिया, किसी को हटाया नहीं। अपने शासन के समय ये 70 साल के थे और इनके हृदय में बहुत ही दयालु था, विनम्रता थी। ये बिना मतलब का युद्ध, मारकाट इन सब से बिल्कुल भी घृणा करते थे। अब हम देखते हैं इनकी कुछ नीतियों को। तो इनकी गृह नीति को अगर हम लोग देखें तो गृह नीति में इन्होंने मलिक छज्जू का विद्रोह किया था। मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा था, कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। ये 1292 में विद्रोह करता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। लेकिन इसके दमन के लिए फिरोज़ खिलजी अपने पुत्र अरकली खां को भेजते हैं। अरकली खां मलिक छज्जू को हराता है और मलिक छज्जू को फिर बंदी बनाकर सुल्तान के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। तो उस समय फिरोज़ खिलजी उसको दंड देने के जगह पे उसको क्षमा करते हैं और जैसे एक अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसका अतिथि सत्कार करते हैं, उसका मदिरापान, उसके भोजन, इन सब की व्यवस्था करते हैं। फिरोज़ खिलजी की इस उदारता के कारण उनका जो एक वेल विशर कह सकते हैं हम लोग, अहमद चप्त हैं, वो बोलते हैं कि इतना सब कुछ फिजूल में क्यों, मीन्स कि अपने शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। तो उसके विरोध में फिरोज़ खिलजी उत्तर देते हैं कि अगर मुसलमानों का रक्त बहाए बिना सिंहासन पर अधिकार नहीं रखा जा सकता तो ऐसे सिंहासन को ही त्याग देना चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि वो कितने दयालु और कितने शांत स्वभाव के रहे होंगे, जो कि युद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब उनके डाकुओं के प्रति उदारता देखें तो डाकुओं के प्रति भी वो बहुत उदार थे। अगर कोई डाकू उनके शासन क्षेत्र में मिलता या कुछ अपराध में संलिप्त पाया जाता तो वो उसको नाव पे बैठा कर सीधे बंगाल छोड़ देते थे, कोई सज़ा नहीं देते थे। और इसका एक खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा कि डाकुओं को बहुत प्रोत्साहन मिला इससे कि राजा तो कोई पनिशमेंट देता नहीं है, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे और ये जो डकैती की जो प्रवृत्ति है वो कंटिन्यू चलते रही क्योंकि राजा कोई पनिशमेंट नहीं देते थे। और सुल्तान के प्रति षड्यंत्र भी किया जाता था क्योंकि सारे अमीरों को पता था कि राजा तो दंड देता नहीं है, तो उनके हृदय से जो दंड का
भय था, बोल सकते हैं हम लोग कि हमें पनिशमेंट मिल सकता, वो बिल्कुल ही चला जा गया था। और दिन दहाड़े वो कहीं भी सार्वजनिक सभा में भी राजा को गालियाँ देते थे, राजा को अपमानजनक शब्द बोलते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा बिल्कुल ही मीन्स वो शांत थे, बट वो सुस्त नहीं थे, हम बोल सकते हैं दूसरों शब्दों में। एक बार वो जब उनको पता चलता है कि लोग उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो उन लोगों को अपने दरबार में बुलाते हैं और भरी दरबार में तलवार फेंकते हुए कहते हैं कि लो, जिसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या फिर मुझे मेरे लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग करने चाहिए, ये लो तलवार और चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो उनके इस बिहेवियर से जो अपराधी थे, जिन्होंने अपमानजनक शब्द यूज़ किया था, उनके मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन आता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीधी मौला की हत्या। एकमात्र बुरा कर्म हम लोग बोल सकते हैं या क्रूर कर्म जो हम लोग बोल सकते हैं कि सुल्तान ने किया था या करवाया था, वो थी सीधी मौला की हत्या। अब ये सीधी मौला कौन थे? तो सीधी मौला उन्हीं के शासन काल के समय के एक बहुत ही प्रभावित व्यक्ति थे, जिनसे कि अमीर और वहाँ के सरदार, फिरोज़ खिलजी के शासन काल के अमीर और सरदार लोग बहुत प्रभावित थे सीधी मौला के चरित्र से। और वो सब चाहते थे कि सुल्तान को मारकर सीधी मौला को गद्दी पर बैठा दिया जाए, और उसके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते थे। जब सुल्तान को इस षड्यंत्र का पता चलता है कि लोग उनको हटा के सीधी मौला को बैठाना चाहते हैं, तो वो सीधी मौला को दरबार में बुलाते हैं। अगेन, क्योंकि फिरोज़ खिलजी बात करने में, समझौता करने में ज़्यादा विश्वास करते थे, वो बुलाते हैं सीधी मौला को। और वाद विवाद में कुछ ऐसा बात हो जाता है कि सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना धैर्य खो बैठते हैं और बड़े ज़ोर से कहते हैं अपने दरबार में उपस्थित लोगों से कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसको मार दे, मेरे सामने ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो वो एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ओ दरवेशों, क्या तुम में से कोई इस मौला से प्रतिशोध नहीं ले सकता? और ऐसा सुनते ही जितने भी मुसलमान थे उनमें से कोई निकलता है और बुरी तरह से उनको सीधी मौला को मार देता है। उनके बाद अरकली खां के आज्ञा के अनुसार सीधी मौला के शरीर पर से हाथी को गुजरवाया जाता है, मीन्स कि हाथी के नीचे उनको कुचलवा दिया जाता है। उस समय के एक फेमस हिस्टोरियन हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मौला के मृत्यु के दिन एक भयंकर तूफान आया और इसके बाद अनावृष्टि के कारण देश में भीषण दुर्भिक्ष बढ़ गया। दुर्भिक्ष के परिणाम स्वरूप अन्न का भाव महंगा हो गया, एक जीतल प्रति शेर हो गया और बड़ी संख्या में भूख से मुक्ति पाने के लिए लोग जाके जमुना नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देते हैं। बाह्य नीति अगर फिरोज़ खिलजी की देखी जाए तो उन्होंने पहला रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर जिस साल उन्होंने अपना राज्यारोहण किया, शासन संभाला, उसी साल में उन्होंने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया। लेकिन राजपूतों की वीरता और दृढ़ता के कारण उनकी एक न चली और जब वो देखे कि वो दुर्ग के अंदर नहीं जा पा रहे हैं और वो असफल पाते हैं अपने आप को, तो वो दुर्ग के बाहर से अपना घेरा उठाने की आज्ञा देते हैं। अपनी असफलता या अपनी अक्षमता को सांत्वना देते हुए वो ये कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि इस दुर्ग को किसी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मूल्यवान नहीं समझता हूँ मैं, और ये कहकर वहाँ से वो निकल जाते हैं। दूसरी हम देखें तो मंदावर की विजय। मंदावर पहले सुल्तान के शासनकाल में था, दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रह चुका था, लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात उस पर राजपूतों ने अधिकार कर लिया था और फिरोज़ खिलजी के मन में ये इच्छा थी कि वो मंदावर को फिर से विजय करे। तो 1292 पे वो मंदावर पर आक्रमण करते हैं और फिर से उसको विजित कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मालवा पर विजय। मालवा पर विजय 1292 में किया गया था और इसी विजय में अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री होती है इसमें। तो मालवा पर विजय अलाउद्दीन खिलजी, जो कि फिरोज़ खिलजी का दामाद और भतीजा था, उनके आज्ञानुसार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से भिसला का किला जीतता है, बहुत सारी संपत्ति जीत के लाता है और दिल्ली आता है। दिल्ली लौट के जब वो अपना जीता हुआ सारा सामान सुल्तान को दिखाता है तो सुल्तान बहुत खुश होता है और फिर वो पहले जो कि कड़ा था सूबेदारी में, अलाउद्दीन के
सूबेदारी में कड़ा था, सिर्फ कड़ा का क्षेत्र था। तो मालवा के विजय के बाद फिरोज़ खिलजी उसको अवध की भी सूबेदारी देते हैं और एक उपाधि देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, जिसका नाम था आरिज़ मुबालिक। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री हो गई है, तो हर युद्ध में हम लोग उसका हस्तक्षेप देखेंगे। देवगिरी पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी में जो यादव वंश रहते थे उनकी संपत्ति के बारे में बहुत कहानियाँ सुन रखा था कि वो लोग बहुत संपत्ति वाले हैं और बहुत धन दौलत है वहाँ। तो उसके मन में ये इच्छा थी कि वो उस पर भी वो शासन करे। तो मालवा पर आक्रमण करने के समय वो सुनता है उनकी संपत्ति के विषय में और फिर वो मालवा के देवगिरी के यादव वंशी राजाओं की राजधानी देवगिरी पर आक्रमण करता है। 1294 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करके वहाँ से अतुल संपत्ति, सहस्त्रों पौंड सोना, चांदी, मोती, रत्न सब जीत के सहस्त्र रेशमी कपड़ों की थान लेके वापस आता है। मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण में फिरोज़ खिलजी की सेना बहुत अच्छे से, जब मंगोलों के आक्रमण होते हैं तो बहुत अच्छे से उनका सामना करती है और मंगोलों को पराजित कर देती है। लेकिन क्योंकि मंगोल भी बहुत शक्तिशाली थे तो दोनों पक्षों के बीच एक संधि होती है। उस संधि के बाद बहुत से मंगोल भारत में ही ठहर जाते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उन मंगोलों में चंगेज़ खां का जो एक पोता था उलूग खां, वो जलालुद्दीन के यहाँ नौकरी करने लगता है और भारत में ही बस जाता है। समय बीतने के साथ सुल्तान अपनी बेटी का शादी उलूग खां के साथ कर देता है और तब से उलूग खां और उसके जो अनुयायी हुए वो भारत के इतिहास में नए मुसलमान के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट देखते हैं जलालुद्दीन की हत्या। तो जलालुद्दीन की हत्या कैसे होती है और कौन करता है। थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर विजय करता है। तो जब वो देवगिरी से विजय करके वापस आता है संपत्तियों को लूटने के बाद और वहाँ के राजा को परास्त करने के बाद, तो वो आकर अपने चाचा से नहीं मिलता है। तो इस बात से उसके चाचा जो कि फिरोज़ खिलजी थे वो थोड़े दुखी भी रहते हैं और उनको लगता भी है कि वो मुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन देवगिरी की विजय के बाद वहाँ से उतना संपत्ति लूटने के बाद जब वो देखता है कि इतना संपत्ति मिल सकता है सिर्फ किसी एक राज्य को लूटने से, तो उसके बाद ना उसके मन में सुल्तान बनने की जो इच्छा है या राज्य को विजित करने की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाती है। और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि सुल्तान बनने की कोशिश करने लगता है। तो वो जानता है कि सुल्तान बनने के लिए तो पहले से जो सुल्तान है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सुल्तान के वध का षड्यंत्र रचता है, मतलब कि अपने चाचा का वध का षड्यंत्र रचता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने भाई अलमस बेग को एक कूटनीतिक पत्र लिखता है और बोलता है कि जाके ये पत्र सुल्तान को पढ़कर सुनाए। उस पत्र में अलाउद्दीन खिलजी क्या लिखता है कि वह सुल्तान को देवगिरी से लूटी हुई सारी संपत्ति भेंट करना चाहता है और उनसे मिलना चाहता है। क्योंकि फिरोज़ खिलजी बहुत ही उदार स्वभाव के थे, तो जैसे ही वो ये लेटर सुनते हैं उनके मन में अलाउद्दीन के प्रति बड़ा प्रेम और ममता जाग जाता है कि चलो देर से ही सही, लेकिन उसको एहसास हुआ कि उसे मुझसे मिलना चाहिए। तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उससे मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके जो शुभचिंतक हैं अहमद चप, जो पहले भी उनको समझा चुके थे, जो कि छज्जू के टाइम पे उन्होंने समझाया था कि इतना अतिथि सत्कार सही नहीं है अपने विद्रोहियों के साथ, वो उन्हें फिरोज़ खिलजी को फिर से समझाते हुए कहते हैं कि प्रचुर संपत्ति जो भी प्राप्त कर लेता है वह इतना उन्मत्त हो जाता है कि अपने हाथों और पैरों पर भी भेद नहीं कर पाता। लेकिन सुल्तान क्योंकि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, वो इस संकेत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने चले जाते हैं। अलाउद्दीन के भाई उलगू खां के साथ वो अलाउद्दीन से मिलने जाते हैं और तय होता है कि वो दोनों नदी के किनारे मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से ही नदी के किनारे अपनी सेनाओं को तैनात किया होता है। फिरोज़ खिलजी भी बहरहाल अपनी सेना के साथ ही आते हैं, परंतु वो निश्चय करते हैं कि वो बिना किसी सैनिक के, बिना किसी शस्त्र के अपने भतीजे से मिलने जाएंगे। तो वो नाव पे बैठते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने निशस्त्र और आरक्षित अवस्था में चले जाते हैं। जैसे ही सुल्तान बड़े प्यार से अलाउद्दीन को सीने से लगाने के लिए जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक छली जिसको बोलते हैं, उसने अपने सेनाओं को आक्रमण करने का संकेत देता है और सुल्तान पे 2 घातक प्रहार उस समय पे किया जाता है। जैसे ही सुल्तान को अपने ऊपर प्रहार का
ध्यान आता है वो नाव की तरफ भागते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि दुष्ट अलाउद्दीन, ये तूने क्या किया। लेकिन वो भाग रहे थे, बट उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई सैनिक भी जब तक उनके तक आते तब तक सुल्तान के दूसरे अनुयायी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अलाउद्दीन इतना क्रूर था कि उन्होंने अपने चाचा के कटे हुए सर को कड़ा, मानिकपुर और अवध के सूबों में घुमाया। लेनपुल अपने शब्दों में कहते हैं कि यह इतिहास की नीचतम हत्या थी। अलाउद्दीन ने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और 10 जुलाई 1296 को अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। अब चूँकि राज्य में सबको उसके बर्बरता के बारे में पता है और ये भी पता है कि कैसे उसने अपने चाचा की हत्या करके अपने आप को सुल्तान घोषित किया, तो जितने भी लोग थे, अमीर थे, सरदार थे, वो सब सुल्तान के फेवर में आ जाते हैं और नवीन सुल्तान को ही अपना शासक मान बैठते हैं। और इस तरह से अलाउद्दीन का शासन चलते रहता है। इतिहासकार हैं बर्नी, वो लिखते हैं कि यद्यपि अलाउद्दीन ने कई वर्ष तक सफल राज्य किया और तब चीज़ें उसकी इच्छा के अनुसार ही होती रहीं, और यद्यपि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पास भरपूर धन दौलत भी रही, परंतु वो अपने बुजुर्ग के खून के बदले से बच न सका। भाग्य ने उसके मार्ग में एक विश्वासघाती बिठा दिया और उसने अलाउद्दीन और उसके परिवार का ऐसा सत्यानाश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये बर्नी किस बारे में कह रहे हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमने फिरोज खिलजी के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसके कौन कौन से युद्ध थे, कौन कौन से क्षेत्र उसने विजित किए और कैसे उसका अंत हुआ। तो बस आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा और आपको फ़ायदा करे आपकी पढ़ाई में। यही मेरी मंशा है कि सुनते सुनते भी आप कुछ पढ़ सको। कई बार हमें ऐसा मन नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को देखें कॉन्टिन्यूसली, तो शायद मेरी ये ऑडियो आपको कुछ फ़ायदा करे। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी इसमें कमी हो, जो भी इसमें खामियां हो, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू और बताएंगे कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।